तो चलिए आइए अब हम लोग हिंदी का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है अंधेर नगरी। अब तक तो पाठों में आप साहित्य की अनेक विधाओं के विषय में जान चुके हैं, जैसे कहानी, कविता, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि। आइए अब एक नाटक पढ़ते हैं। सुबह सूरज निकलता है, पक्षी चहचहाते हैं, धीरे धीरे अंधकार दूर होता है और प्रकाश फैलता है। मनुष्य समाज भी सक्रिय हो उठता है। जिस प्रकार प्रकृति की एक व्यवस्था है, वैसा ही मनुष्य ने भी एक व्यवस्था बनाई है, जिससे उसके सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके। सुचारू रूप से होना मतलब ठीक से हो पाना। कल्पना कीजिए, यदि प्रातःकाल सूरज न निकले, पक्षी न चहचहाए, नदियाँ उल्टी दिशा में बहने लगे तो, और यदि मनुष्य समाज में कोई भी व्यवस्था ना रहे, चारों तरफ अराजकता हो, कुछ स्वार्थी लोग ही देश को चलाने लगे, वे जनता को अपना न समझें, उन्हें देश की जनता की दशा का ज्ञान ही ना हो, तो आइए इस पाठ के माध्यम से इन बातों को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आइए देखते हैं कि यह जो पाठ है, इसे पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस नाटक को पढ़ने के बाद आप नाटक में चित्रित शासन व्यवस्था का आज के संदर्भ में वर्णन कर सकेंगे, राजा प्रजा के पारंपरिक संबंधों का विश्लेषण कर सकेंगे, न्यायपूर्ण व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगे, नाटक में निहित व्यंग को समझकर उसका उल्लेख कर सकेंगे, लोक संस्कृति और लोक भाषा के कुछ प्रमुख पक्षों की व्याख्या कर सकेंगे, एक विधा के रूप में नाटक की प्रमुख विशेषताएं बता सकेंगे। तो ये तो सारा चीज़ है जो कि आपका उद्देश्य है यह पाठ पढ़ने का। तो ये पाठ पढ़ने के बाद आप ये सभी चीज़ कर सकेंगे। तो आइए मूल पाठ की तरफ बढ़ते हैं। आइए इस नाटक को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। अब देखिए, नाटक है तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं। शब्द हैं तो आपको चाहिए शब्दार्थ। तो कुछ शब्दार्थ देखिए। भिक्षा, भीख, भिक्षा, भोग, भगवान को अर्पित किया जाने वाला भोजन, शालिग्राम, काले रंग का छोटा गोल पत्थर जिसे विष्णु मानकर पूजा जाता है, लोभ, लालच, निदान, परिणाम, हाकिम, अफसर, टिकस, टैक्स, कर, मूल, जड़, शेर, एक पुरानी तोल आज के लगभग 800 ग्राम के बराबर, सीधा, ब्राह्मणों को दी जाने वाली कच्ची खाद्य सामग्री, टका, 2 पैसे का सिक्का, मिटावत, मिटाता है, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान या मैं इसमें। अब आइए हम लोग अंधेर नगरी पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें ये नाटक है तो इसके बहुत सारे दृश्य होंगे, ठीक है। अंधेर नगरी, पहला दृश्य, बाएं प्रांत, महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। अब देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें आप देखेंगे कि लोग ये आपस में बात कर रहे हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होवे। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास, जी गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चा, बहुत लोभ मत करना। देखना, हाँ, लोभ पाप को मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं।
अब यहाँ पे पहला दृश्य खत्म होता है, अब दूसरा दृश्य आता है। ये कौन सा स्थान है? यह स्थान है बाजार। घीसाराम कह रहे हैं चना जोरम गरम। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है तो पहले कुछ शब्द भी हम लोग देख लेते हैं। भूर बेसन, खाजा खजला मैदे से बनी एक प्रकार की मिठाई, अमला कर्मचारी वर्ग, अकिल अक्ल समझ, अजीरन अजीर्ण अपच रोग, एडिटर संपादक, कुंजडिन सब्जी बेचने वाला, मुरई मूली, निनवा तोरी तुरई। तो आइए दूसरा दृश्य आरंभ करते हैं। घीसाराम चना जोर गरम, चने बनावे घीसाराम जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले, चना खाए गफुरन मुन्ना बोले और नहीं कुछ सुनना, चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते, चना जोर गरम टके से। हलवाई जलेबियाँ गरमा गरम, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चभाचब, ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, तके शेर खाजा। पाचक वाला मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया, चूरन अमले सब जो खावे, दुनी रिश्वत तुरंत पचावे, चूरन भी महाजन खाते, जिसमें जमा हजम कर जाते, चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन रोग, चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात, चूरन साहेब लोग जो खाते, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते, लो चूरन का ढेर बेचे टके से। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अलग अलग लोग अपना सामान बेचने का कोशिश कर रहे हैं। बनिया आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल ले टके से। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास क्यों भाई बनिए, आटा कितने से? बनिया टके से। गोवर्धन दास और चावल? बनिया टके से। गोवर्धन दास और चीनी? बनिया टके से। गोवर्धन दास और घी? बनिया टके से। गोवर्धन दास सब टके से? सचमुच? बनिया हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुंजडीन के पास जाकर क्यों भाई, भाजी क्या भाव? कुंजडीन बाबा जी टके से। निनवा, मुरई, धनिया, मिर्चा, साग सब टके से। गोवर्धन दास सब भाजी टके से। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके से। हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने से? हलवाई बाबा जी लडुआ, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा सब टके से। गोवर्धन दास वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच सब टके से। मस्खरी करना मतलब मजाक करना। हलवाई हाँ बाबा जी, सब कुछ, सच में सब कुछ टके सेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई अंधेर नगरी। गोवर्धन दास और राजा का नाम क्या है? हलवाई चौपट राजा। गोवर्धन दास वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांगकर
7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी का गीत गाते हुए जाते हैं। पटाक्षे। अब छक जाना मतलब तृप्त हो जाना। जब आपका मन भर जाता है तो आप तृप्त हो जाते हैं। तीसरा दृश्य। अब यह स्थान है जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भरी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। महंत, देखो बच्चा। मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली। अब आइए कुछ और शब्द देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्षण, क्षण, बाजे बाजे, किसी किसी, उपास, उपवास, व्रत, स्मरण, याद। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सेर मिलती है। मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है। सो बच्चा चलो यहाँ से। ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किसी काम की नहीं, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर भीख मांगो तो भी पेट नहीं भरता। बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूँगा। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह ही देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। पटाक्षेप। चौथा दृश्य। स्थान राजसभा। राजमंत्री और नौकर लोग यथा स्थान स्थित हैं। नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उड़ेलकर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। आइए कुछ शब्द देख लेते हैं। फरियादी, प्रार्थी, गुहार लगाने वाला। नेपथ्य, पर्दे के पीछे। न्याय, न्याय। बोदा, कमज़ोर। आशना, प्रिय। अब देखिए नौकर क्या बोलता है। नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उड़ेलकर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बना बनाकर पीता है। और दे। नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी नहीं होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा उसका भाई, उस लड़का, दोस्त, आशना जो भी हो उसको पकड़ ले आओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता।
राजा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्या बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ बकरी क्यों मर गई? बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसे दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस मल्लू को छोड़, कारीगर को पकड़ कर लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्या बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह से मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्या बे, खैर सुपाड़ी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिष्टी ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। पहले भिष्टी पानी वाला, मशक पानी भरने का चमड़े का थैला, दरबार बर्खास्त सभा समाप्त, ढेर बहुत सारा, सवारी जुलूस की शक्ल में निकलना। अब देखिए फिर से चैप्टर में आइए। चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिष्टी ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया होगा। राजा, अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिष्टी को पकड़ो। चूने वाला निकल जाता है, भिष्टी लाया जाता है। क्यों बे भिष्टी, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दे दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिष्टी, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने माशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गई। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिष्टी निकालो। लोग भिष्टी को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्या बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? कसाई, महाराज गड़िया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गड़िए को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गड़िया आता है। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि गलती जिसकी है उसको छोड़ दिया गया है, वो जिसके ऊपर नाम डाल रहा है उसको बुलाया जा रहा है, तो एक एक करके दूसरे लोगों को बुलाया जा रहा है। क्या बे गड़िए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? गड़ैया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ के लाओ। गड़िया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्या बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गड़िए ने गड़बड़ाकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों नहीं काटी? आइए कुछ और शब्द देखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। धूम से, शान से, इंतजाम के वास्ते, प्रबंध करने के लिए, बर्खास्त समाप्त, अरण्य जंगल वन, साँचे सच्चे व्यक्ति, छली छल करने वाले, पन्ही जूती, एका एकता। अब देखिए मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। पटाक्षेप। पांचवा दृश्य, स्थान अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आता है।
अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। सांचे मारे मारे डोले, छल्ली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बलधारी। साँच कहे तो पनवी खावे, झूठे बहु विधि पदवी पावे। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे। अंधाधुन मचियो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सेर भाजी टका सेर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया। नाहक मतलब व्यर्थ में। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राम काज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चाभना, मज़े में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है। चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। अब आगे का कुछ शब्द देखिए। नाहक व्यर्थ में, चाभना चबाना, प्यादा पैदल सिपाही, दुर्दशा बुरी स्थिति। चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, है यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। फकीर मतलब जो लोग गरीब होते हैं, भिखारी होते हैं। पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज को अर्ज किया। इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी ज़रूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे दें। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो? पहला प्यादा, इसमें दो बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटाता ही नहीं। दूसरे, और किसी को पकड़ें तो वह न जाने क्या बात बनाए, और फिर इस राजा में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मानने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? ओ आओ, मेरा प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं। पटाक्षे। आइए छठा दृश्य देखते हैं। स्थान शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। अब इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए कुछ और शब्द देखते हैं। अर्ज करना, निवेदन करना, माजरा, मामला, साहित्य, मुहूर्त, शुभ घड़ी, हुक्म, आदेश, आफत, संकट, हुज्जत, बहस करना। छठा दृश्य स्थान शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ बचाओ, गुरुजी गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरुजी, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ।
गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तैने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भाव चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम। इतना समझाया, नहीं मानता। हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं। आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसी गड़बड़ है। राजा, मंत्री, कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या बात है। आइए अब कुछ शब्द देखते हैं। सबब, कारण, बैकुंठ, स्वर्ग, सुजान, सज्जन, आपुही, अपने आप, नसह, नष्ट होते हैं, चौपट राजा, मूर्ख और अयोग्य राजा, टिकटी, फांसी का तख्ता। पहला सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महंत, राजा, इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसी ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं। टिकटी मतलब फांसी का तख्ता। आइए आगे देखिए, आइए समझिए। आइए नाटक और उसके तत्वों के आधार पर पाठ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। आप जब कोई कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक पढ़ते होंगे तब एक फर्क नाटक और दूसरी विधाओं के बीच अवश्य महसूस करते होंगे। वह फर्क है दृश्य का। दृश्य का संबंध मंच से है, यानी नाटक मंच पर खेला जाता है। यह तत्व नाटक को अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग करता है। अंधेर नगरी व्यंग और हास्य प्रधान नाटक है। सवाल यह है कि व्यंग क्या है। किसी रचना में जब रचनाकार वस्तु या परिस्थिति की असंगति और अटपटेपन को उजागर करता है और उसे पढ़ते सुनते हुए थोड़ी बहुत हंसी भी आती है तो उसे व्यंग रचना कह सकते हैं। अच्छे व्यंग के लिए उस परिस्थिति विशेष के सही रूप की जानकारी जरूरी है जिस पर चोट की जाती है। व्यंग के माध्यम से झूठे आडंबरों या कुरीतियों पर चोट की जाती है। आइए कथा वस्तु देखते हैं। कथा वस्तु नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। कथा वस्तु का संबंध नाटक में वर्णित विषय से होता है। कथा वस्तु को स्पष्ट करने के लिए घटनाओं, स्थितियों और पात्रों की रचना की जाती है। इस तरह से जो आरंभ, मध्य और अंत वाला कथा रूप बनता है उसे कथानक कहते हैं। जैसे इस नाटक की कथा वस्तु है एक ऐसे नगर की विसंगतियों का चित्रण जहां न्याय अन्याय में फर्क नहीं किया जाता, कथानक है। महंत, गोवर्धन दास, नारायण दास, हलवई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, कोतवाल, मंत्री और राजा आदि पात्रों
के और बकरी के मर जाने तथा उसके लिए दोषी व्यक्ति को सजा सुनाने की घटना के जरिए कथा का विकास। आपने नाटक को पढ़ने के बाद उसमें वर्णित कथा को भी समझ लिया होगा। महंत अपने 2 चेलों के साथ जिस अंधेर नगरी में पहुंचता है वहां हर वस्तु का भाव समान है, हर वस्तु टके सेर बेची जा रही है। यह देखकर गुरु महंत को हैरत होती है और अनहोनी की आशंका भी। वह अपने चेलों को तुरंत नगर छोड़ देने की सलाह देते हैं, पर चेला गोवर्धन दास गुरु की राय न मानकर उसी नगर में रह जाता है। दूसरी तरफ एक दुर्घटना, दीवार से दबकर बकरी का मर जाना के बाद फरियादी राजा के पास न्याय की आशा लेकर पहुंचता है। राजा के हुक्म के बाद बकरी के मरने के लिए जिम्मेदार के रूप में क्रमशः कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिष्टी, कसाई, गड़िए और कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी दूसरे को जिम्मेदार बनाकर खुद छूटता जाता है। अंततः गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है। गोवर्धन दास को फांसी की सजा महज इसलिए दी जाती है कि उसकी गर्दन मोटी है। फांसी के पहले चेला गोवर्धन दास अपने गुरु को पुकारता है। गुरु यानी महंत आकर गोवर्धन दास से गुप्त मंत्रणा करता है। फिर गुरु चेले में वाद विवाद होने लगता है। कारण पूछने पर महंत बताता है कि इस शुभ मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा उसे वैकुंठ मिलेगा, वह सीधा स्वर्ग जाएगा। अब राजा का फरमान फिर जारी होता है और वैकुंठ पर अपना पहला हक जताते हुए वह फांसी के फंदे पर झूल जाता है। आइए आगे देखते हैं चरित्र चित्रण। अंधेर नगरी के अनेक पात्रों में महंत, गोवर्धन दास, राजा और मंत्री महत्वपूर्ण है। महंत या गुरु का चरित्र विवेक का प्रतीक है। वह इस सच का संदेश देता है कि जहां व्यक्ति और वस्तु के गुणों की कद्र न हो और हर घटना, वस्तु या चरित्र के मूल्यांकन के लिए एक ही पैमाना अपनाया जाता हो, ऐसी शासन व्यवस्था में रहना विपत्ति का कारण बन सकता है। आपने देखा कि गुरु द्वारा समझाए जाने पर भी गोवर्धन दास अंधेर नगरी को नहीं छोड़ता, वह लोभ में पड़ जाता है। इसी का परिणाम है कि उसे फांसी देने के लिए पकड़ लिया जाता है। नाटक के आरंभ में ही महंत अपने शिष्य से कहता है, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है, पर साथ ही वह सावधान भी करता है कि लोभ मत करना, क्योंकि लोभ से मान यानी इज्जत या स्वाभिमान मिट जाता है। इस तरह वह शुरू में ही दूर से दिखने और वास्तविकता में अंतर स्पष्ट कर देता है और लोभ या लालच में पढ़कर स्वाभिमान की भावना को नष्ट होने का भी उपदेश देता है। नाटक के अंत में महंत पुनः उपस्थित होता है और फांसी की सजा पाए अपने शिष्य गोवर्धन दास को बचाने तथा अविवेकी राजा को मृत्यु के मुंह में ढकेलने का उपाय करता है। वह नाटक के अंत में यह स्पष्ट संदेश देता है कि ऐसा राज जो धर्म और बुद्धि पर आधारित नहीं होता, जहां नीति और सज्जनों को स्थान नहीं मिलता, वह अपने आप ही नष्ट हो जाता है, जैसे कि चौपट राजा समाप्त हो गया। इस प्रकार महंत के चरित्र के माध्यम से लेखक बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपनी स्वाधीनता बचाने और छोटी मोटी सुविधाओं में न पड़कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का संदेश देता है। गोवर्धन दास एक ऐसा चरित्र है जो लालच का शिकार हो जाता है। इसका दुखद फल भी उसे मिलता है। राजा के द्वारा उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। गोवर्धन दास सुख की खातिर गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है। अवहेलना करना मतलब नहीं मानना, और अंधेर नगरी में ही रहने का निर्णय लेता है। वह आम भारतीयों की उस मानसिकता का प्रतिनिधि है जो अपने छोटे मोटे सुख की खातिर व्यवस्था की मनमानी और विवेकहीनता तथा अन्याय की ओर से आंखें मूंद लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि आप जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, अंततः उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ता है। राजा के बारे में नाटक बताता है कि वह चौपट है। वह सिर्फ भोग विलास में डूबा रहता है। हर समय नशे में धुत रहने के संकेत से यह बात स्पष्ट होती है। यहाँ शराब का तो जिक्र है ही, साथ ही यह भी इशारा है कि वह
आत्म केंद्रित है और उसे अपने मूल कर्तव्य यानी जनता के दुख सुख की भी चिंता नहीं है। वह अपनी जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसी कारण उसके राज में सच्चे लोग तो मारे जाते हैं और धूर्त तथा दुष्ट लोगों का वर्चस्व है। उसके राज में उन लोगों की बन आई है जो ऊपरी तौर पर सभ्य होने का दिखावा करते हैं, पर भीतर ही भीतर कुचक्र चलाते रहते हैं। यहाँ सज्जनों को सजा मिलती है और झूठे लोग उपाधियों से नवाजे जाते हैं, सम्मानित होते हैं। सारे देश में अंधाधुन मचा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे राजा यहाँ न होकर विदेश में रहता हो। यह अंग्रेजी राज पर तो टिप्पणी ही है, क्या आज के संदर्भ में भी यह टिप्पणी उपयुक्त नहीं लगती? स्वाधीन भारत का शासक वर्ग भी सीधे तौर पर तो विदेश से नियंत्रित नहीं होता, पर विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता खोलने का काम करता हुआ जरूर लगता है। अंधेर नगरी और चौपट राजा के लिए न्याय नहीं, उसका दिखावा महत्वपूर्ण है। राजा के इस संवाद पर ध्यान दीजिए। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी न होगा। नाटक के अंत में बहुत ही सुंदर ढंग से आत्म केंद्रिकता और विवेकहीनता को भी दिखाया गया है। जब राजा कहता है कि राजा के रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। अंधेर नगरी का अंतिम महत्वपूर्ण पात्र है मंत्री। मंत्री के ऊपर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ जो मंत्री है वह यह जानते हुए भी कि राजा ठीक नहीं कर रहा है, उसकी चापलूसी करने में जुटा रहता है। इस प्रकार वह उस वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है जो औसत से अधिक समझ तो रखता है, पर सत्ता से नजदीकी पाने और स्वार्थ पूरा करने के लिए अपनी बुद्धि और विवेक को गिरवी रख देता है। उसकी समझ का संकेत तब मिलता है जब कोतवाल अपनी सवारी शहर के इंतजाम के वास्ते निकालने की बात कहता है। वह सोचता है यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि यह बेवकूफ राजा इस पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। मगर फांसी किसी एक बेकसूर को मिल जाए यह उसकी चिंता का विषय नहीं है। विवेकहीनता की यह स्थिति उसे भी बैकुंठ से के लालच में डालने से नहीं चूकती और नाटक के अंत में वह भी फांसी के दावेदारों में शामिल हो जाता है। अन्य पात्रों में फरियादी, कुंजडीन, हलवाई, मंत्री, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिष्टी, कसाई, गड़िया, कोतवाल, प्यादे और सिपाही हैं। ये पात्र प्रसंगानुकूल कथा विकास में अपना योगदान देते हैं। ऐसे पात्रों को गौण पात्र कहते हैं। आइए अब देखते हैं संवाद योजना। नाटक में संवादों का विशेष महत्व है। संवाद मतलब बातचीत। अंधेर नगरी नाटक के संवादों पर आपने ध्यान दिया होगा। ये संवाद नाटक के पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं को हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं, साथ ही हास्य की रचना करते हुए व्यवस्था पर व्यंग करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि इन संवादों के प्रभावशाली होने का बहुत बड़ा कारण इनका संक्षिप्त या छोटा होना है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस नाटक के संवादों की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। यह तो हम देख ही चुके हैं कि नाटक में महंत, गोवर्धन दास, राजा और मंत्री मुख्य पात्र हैं। यदि संवादों की दृष्टि से देखा जाए तो ये पात्र बातचीत में सबसे अधिक हिस्सा लेते हैं। ये जो कुछ बोलते हैं उससे अर्थात इनके संवादों से इन पात्रों का व्यक्तित्व हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। महंत स्थितियों की असलियत को पहचान लेने वाला और स्वाभिमान, स्वाधीनता के महत्व को जानने वाला विवेकवान पात्र है। उनकी इन विशेषताओं की बात संवादों से ही पता चलती है। वह अपने शिष्य से कहता है, बच्चा बहुत लोभ मत करना। वह शिष्य को फिर से सावधान करता है, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके शेर भाजी और टके ही शेर खाजा हो। स्पष्ट है कि महंत का यह संवाद बहुत अर्थपूर्ण है। उसका आशय यह है कि जिस राज्य में असमान वस्तुओं में सज्जनों और दुष्टों में अंतर नहीं किया जाता
उस राज्य में बसना विपत्ति का कारण हो सकता है। अंधेर नगरी के संवादों की यह विशेषता हमें अनेक स्थलों पर मिलती है। इसी क्षमता के कारण यह नाटक सटीक और अचूक व्यंग रचने में समर्थ हुआ है। गोवर्धन दास के विषय में हमने पढ़ा कि वह अविवेक के कारण लोभ में फंसता है। लोभ के कारण वह अपने तक ही केंद्रित हो जाता है, फिर अपने को संकट में डालता है। निम्नलिखित संवाद उसकी इस विशेषता को प्रकट करता है। गुरु जी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या? अपन किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चाबना, मजे में आनंद से राम भजन करना। राजा के संवादों पर आपका ध्यान विशेष रूप से गया होगा। उसके संवादों में कोई तरतीब नहीं है। वह प्रत्येक से, चाहे उसका कोतवाल ही क्यों ना हो, क्या बे कहकर बात शुरू करता है। कुछ उदाहरण देखिए। कल्लू बनिए के दीवार को अभी पकड़ लाओ। अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो भी हो उसको पकड़ लाओ। क्या बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? उपर्युक्त संवादों से पता चलता है कि राजा का वास्तविक स्थितियों से कोई सरोकार नहीं। अंधेर नगरी के संवाद छोटे छोटे हैं। जहां भी वे थोड़े बड़े हुए हैं, वहां उनमें तुक अथवा काव्यात्मकता आ गई है। ऐसी स्थिति में वे व्यंग्यात्मक हो गए हैं। लेकिन जो संवाद छोटे हैं, उनमें भी सार्थकता तथा व्यंग का पूरा निर्वाह है। कहीं कहीं एक ही बात को बार बार कहकर उसे उस पर बल देकर व्यंग की सृष्टि की गई है। जैसे टके सेर पर संवादों में बार बार आते हैं। इस बार बार कहने का अभिप्राय यह है कि अंधेर नगरी में सब कुछ टके सेर है, अर्थात गुण के अनुसार मूल्य नहीं है, सब कुछ टके सेर। छोटे संवादों के एक और महत्व की ओर आपका ध्यान गया होगा। जब संवाद छोटे होते हैं तो बोलने वाले पात्र जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं और नाटक में रोचकता आती है। इससे घटना का विकास भी गति से होता है। साथ ही ये अभिनेता में ही भी सहायक होते हैं। आगे देखिए, परिवेश। परिवेश नाटक का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसे देश, काल और वातावरण भी कहा जाता है। जब हम अंधेर नगरी को पढ़ते हैं तो इसके दृश्यों और पात्रों के संवादों के माध्यम से हमें कुछ ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जिनसे हमारे सामने नाटक में व्यक्त वातावरण उभर आता है। इस नाटक में कुल 6 दृश्य हैं। इनमें बाजार, जंगल और राजसभा के दृश्य प्रमुख हैं। बाजार के दृश्य के माध्यम से तत्कालीन लोक संस्कृति का पता चलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि इस दृश्य में अधिकतर लोग साधारण स्थिति के हैं, जिन्हें हम आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कह सकते हैं। जब साहित्य में आम लोगों का चित्रण होता है तो उनकी संस्कृति को भी अभिव्यक्त किया जाता है। इसे लोक संस्कृति भी कह सकते हैं। अंधेर नगरी में बाजार के दृश्य को पढ़कर हम सामान्य लोगों के सोचने विचारने के तरीके, उनकी व्यंग क्षमता, भाषाई विशेषताओं आदि से परिचित होते हैं। कुल मिलाकर इसे लोक संस्कृति कहा जा सकता है। यह तो आप जान ही चुके हैं कि इस नाटक को लिखने का उद्देश्य अंग्रेजी शासन के कारण भारत की दुर्दशा को चित्रित करना है। भारतेंदु कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से भारत को अंधेर नगरी बना दिया। न यहाँ पे किसी नियम का पालन किया जाता है, न ही कोई न्याय व्यवस्था है। देश की जनता अंग्रेजी व्यवस्था के कुचक्र में फंसी हुई है। इसी वातावरण के संकेत इस नाटक के प्रत्येक दृश्य में है। बाजार के दृश्य में घासीराम चने वाला, हलवाई, चूरन वाला, बनिया, ये सब संवादों के माध्यम से स्थितियों पर व्यंग करते हैं। कहने को तो सब आवाज लगा लगा कर अपना सामान बेच रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उन सब पर व्यंग करते हैं जो निकम्मी शासन व्यवस्था के अंग हैं। नाटक में दिखाया गया है कि जो नगर दूर से सुंदर दिखता है वह भीतर से कितना कुरूप हो रहा है। जिस नगर के लोग
ऊपर ऊपर से मालदार लगते हैं वह भीतर भीतर से निर्धन हो रहे हैं। इन सब की जिम्मेदार गुलाम बना लेने वाली व्यवस्था है। लेखक के अनुसार जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब ऐसी ही अव्यवस्था थी। इस व्यवस्था में सब चीजें तकेसेर मिलती हैं। यह अंधेर नगरी है, अर्थात इसमें कोई कानून व्यवस्था नहीं है। इसका राजा चौपट है, अर्थात संवेदनहीन, कुछ भी न समझने बूझने वाला। ऐसी अंधेर नगरी की असलियत को, इसमें रहने के जोखिम को महंत जानता है। वह जानता है कि ऐसी व्यवस्था में जहाँ हर एक चीज का मोल एक ही है, अर्थात शरीफ और बदमाश में कोई भेद नहीं किया जाता, वहाँ किसी के जुर्म की सजा किसी को भी मिल सकती है। नाटक के अंत में हम ऐसा होते हुए देख भी सकते हैं। इसलिए महंत गोवर्धन दास से पहले ही कह देता है, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। इस अंधेर नगरी की न्याय प्रक्रिया के आडंबर को नाटक में बहुत ही मनोरंजक तरीके से चित्रित किया गया है। आइए भाषा शैली देखते हैं। इस नाटक को पढ़ते समय आपका ध्यान इसकी भाषागत विशेषताओं की ओर अवश्य गया होगा। नाटक में आए संवाद में लगे, मिले, होए आदि अभिव्यक्तियों पर ध्यान दीजिए। यदि इन्हें हम खड़ी बोली हिंदी में कहें तो ये लगे, मिले, हो आदि हो जाएंगे। भारतेंदु ने इन अभिव्यक्तियों का प्रयोग क्यों किया? इसलिए कि भारतेंदु के समय तक साहित्य की भाषा ब्रज भाषा थी। अंधेर नगरी की भाषा पर ब्रज भाषा का असर है। इस नाटक की भाषा एक विशेष प्रकार के वातावरण को हमारे सामने सजीव कर देती है। महंत और उसके शिष्यों के बीच बातचीत, बाजार के दृश्य में अपना अपना सामान बेचने वाले दुकानदारों द्वारा सामान बेचने के तरीके और दरबार के दृश्यों पर ध्यान दीजिए। लगेगा जैसे हम स्वयं उस वातावरण में उपस्थित होकर उसे साक्षात देख रहे हैं। इस नाटक में यह कार्य भाषा के माध्यम से किया गया है। क्या आप जानते हैं कि भाषा के माध्यम से वातावरण निर्माण कैसे होता है? आइए अंधेर नगरी की भाषा के कुछ नमूने को इस बात को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले महंत और उसके चेलों के नाम और उनकी भाषा पर ध्यान दीजिए। महंत के चेलों का नाम है नारायण दास और गोवर्धन दास। इनके नामों को सुनते ही आपके सामने सुधाओं के शिष्यों की तस्वीर उभर आती होगी। इसके साथ ही बच्चा, भिक्षा उक्षा, ठाकुर जी, भोग, गुरुजी महाराज, आनंद होए, सीधा सामग्री, श्री शालीग्राम जी का बाल भोग जैसी शब्दावली साधु संतों और महंतों की शब्दावली है, जिसे लेखक जानता है और जिसका प्रयोग करता है। साधु संत बात बात में नीति परक दोहों का प्रयोग भी करते हैं। महंत के संवादों में ये दोहे आते हैं, जैसे लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। घासीराम आदि दुकानदारों के संवादों में बाबू, हाकिम, महाजन, लाला, एडिटर, साहेब, पुलिस आदि की करतूतों पर व्यंग करके तत्कालीन वातावरण की ओर संकेत किया गया है। इनके साथ साथ चना खाने वालों में अगर मुन्ना है तो गफूर भी है। आप जानते हैं मुन्ना और गफूर को एक साथ रखने का क्या महत्व है? यहाँ पर भारतेंदु भारत की सांस्कृतिक स्थिति का परिचय देते हैं। उस समय भारत की स्थिति का चित्रण करने वाला कोई भी नाटक इस सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किए बिना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता था। आप जानते ही हैं कि अंग्रेजी शासन में भारत के हिंदू और मुसलमान सभी पिस रहे थे। सभी को मुक्ति की जरूरत थी। इसलिए 1857 में ये दोनों मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। अंधेर नगरी की भाषा में हिंदी के तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के साथ साथ आगत शब्दों के फारसी, अंग्रेजी शब्दों का भी अवसरानुकूल प्रयोग किया गया है। भारतेंदु ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जैसे पात्र हैं उसी के स्वभाव एवं आचरण के अनुकूल उसकी भाषा हो।
यहाँ भाषा पात्रों की नाट्यकता को भी पूरी तरह से अभिव्यक्त करने में सक्षम है। अर्थात नाटक को पढ़ते समय हमारे सामने पात्र अपने अभिनय के साथ उपस्थित होते हैं। भाषा की यह क्षमता किसी भी प्रभावशाली रचना में आवश्यक होती है। इसकी जरूरत अन्य विधाओं में भी होती है, लेकिन इसकी सबसे अधिक अपेक्षा नाटक में होती है। अंधेर नगरी की भाषा शैली में व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण है। नाटककार भारतेंदु ने बाजार में सामान बेचने वाले घासीराम, पाचक वाले बनिया, हलवाई आदि के संवादों में दो काम एक साथ किए हैं। एक तो वे अपना सामान बेचने के लिए क्षेत्रीय अभिव्यक्तियों, लोक काव्य, तुक का प्रयोग करते हैं। दूसरे, उनकी इन अभिव्यक्तियों में कुशासन पर संकेत रूप में चोट भी की गई है। ये अभिव्यक्तियां अराजकता के वातावरण को भी सजीव रूप से हमारे सामने रखती हैं। घासीराम चने की विशेषताएं तो बताता ही है, यह भी कहता है कि चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। हलवाई के संवाद में जलेबी, रेवड़ी, पापड़ की विशेषताएं ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट हुई है। जैसे जलेबियां गर्मा गर्म, घी में गरम, रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका। अंधेर नगरी में राजा की प्रजा के रूप में अनेक प्रकार का काम करने वाली सामान्य प्रजा और उसकी दुर्दशा का वर्णन किया गया है। भाषा में भी इस सामान्य लोगों के व्यवसाय से संबंधित शब्दावली का उल्लेख है। कारीगर है तो चूना भी है, भिष्टी है तो मशक भी है, कसाई गड़िया है तो भेड़ भी है। अब चलिए आगे देखते हैं। उद्देश्य। आप इस बात से परिचित होंगे कि प्रत्येक रचना के पीछे रचनाकार का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जानते हैं कि अंधेर नगरी लिखने के पीछे भारतेंदु हरिश्चंद्र का उद्देश्य क्या था? अंधेर नगरी एक व्यंग्यात्मक नाटक है। इसके शीर्षक और संवादों में जगह जगह व्यंग्योक्तियां मिलती है। व्यंग क्या है, यह आप पढ़ ही चुके हैं। अंधेर नगरी का उद्देश्य व्यंग के माध्यम से अन्यायी शासन व्यवस्था की विसंगतियों, कमियों को हमारे सामने उजागर करना है। इस नाटक में राजा अन्यायी शासन व्यवस्था का प्रतीक है, इसलिए उसे चौपट राजा और उसकी नगरी को अंधेर नगरी कहा गया है। इस चौपट राजा के शासन में सब कुछ तके सेर है, यानी गुणी और गुणहीन एक का ही मोल है, अर्थात उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। भारतेंदु का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि वे किसी अन्यायी राजा की कल्पना करके उस पर चोट करें, वे इस अन्यायी राजा के माध्यम से अंग्रेजी राज व्यवस्था की कमियों पर चोट करें। भारतेंदु के समय में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजी शासक की आलोचना सीधे सीधे नहीं की जा सकती थी। उस समय के रचनाकारों ने अनेक प्रकार की ऐतिहासिक काल्पनिक कथाओं एवं कहावतों का प्रतीकात्मक उपयोग करके व्यंग रूप में तत्कालीन शासन व्यवस्था की आलोचना की। अंधेर नगरी भी इसी प्रकार का नाटक है। इस नाटक से यह भी अभिव्यक्त होता है कि जब शासन व्यवस्था ही भ्रष्ट हो तो उसके सभी सहायक अर्थात मंत्री, सेठ, अधिकारी, पुलिस आदि भी भ्रष्ट हो जाते हैं। इन सब बातों के साथ यह नाटक हमें वह दृष्टि देता है जिसके आधार पर हम अपने समय की शासन व्यवस्था की आलोचना कर सकते हैं। आइए देखते हैं अभिनेता। अभिनेता का अर्थ है मंच पर अभिनय किए जाने की क्षमता। किसी भी नाटक को सफल बनाने के लिए यह अनिवार्य तत्व है। यदि किसी नाटक में अभिनेता का गुण न हो तो उस नाटक को मंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आप कल्पना कीजिए कि आपको अंधेर नगरी का मंचन कराना है, अर्थात उसे खेलना है। इसके लिए आपको एक अलग दृष्टि से इस नाटक का अध्ययन करना होगा। यह विचार करना होगा कि इसे खेलने में क्या बाधाएं हैं और इसे लिखते समय उन बाधाओं को दूर करने का कितना ध्यान भारतेंदु ने रखा है।
मंचन के लिए ही भारतेंदु ने अंधेर नगरी को कुछ दृश्यों में बांटा है, बताया है कि वे दृश्य कहाँ कहाँ के हैं। इसके साथ ही पात्र कैसे प्रवेश करेंगे, किस भाव तथा मुद्रा में बोलेंगे, कैसे आएंगे जाएंगे आदि को भी जगह जगह स्पष्ट कर दिया गया है। नाटक की आलोचना की शब्दावली में इन्हें रंग निर्देश कहते हैं। रंग निर्देश इसलिए आवश्यक है कि यदि कोई इस नाटक की अभिनय योजना तैयार करे तो उसे आसानी हो। आप यह देखेंगे कि इस नाटक में कोई भी दृश्य या स्थिति ऐसी नहीं है जिसका अनुकरण न किया जा सके या जिसे मंच पर प्रस्तुत न किया जा सके। इस नाटक के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं है। इन सभी गुणों के कारण अंधेर नगरी बहुत बार मंचित हुआ। अब आइए देखते हैं कि आपने क्या सीखा। अंधेर नगरी एक व्यंग्य नाटक है जिसमें शासन व्यवस्था की विसंगतियों का उद्घाटन किया गया है। अंधेर नगरी का आशय है ऐसी नगरी जहां तानाशाह की सत्ता है, न्याय का आडंबर होता है और जनता का शोषण किया जाता है। ऐसी नगरी में गुणवान और गुणहीन लोगों में कोई भेद नहीं किया जाता। इस नाटक में एक राजा की कहानी के माध्यम से अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर करारी चोट की गई है। नाटक में यह संदेश दिया गया है कि लोभ में पड़कर देश हित को नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति एवं देश हित के लिए स्वाभिमान तथा स्वाधीनता का बहुत महत्व है। इस नाटक के संवाद संक्षिप्त हैं और व्यंग को उभारने में पूरी तरह सफल हुए हैं। नाटक की भाषा तत्कालीन वातावरण को सजीव रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम है। साथ ही इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता तथा नाटकीयता है। नाटक में लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग है जिससे नाटक में जीवंतता और प्रभावमयता आ गई है। इसकी भाषा खड़ी बोली है लेकिन ब्रज भाषा का भी स्पष्ट प्रभाव दिखता है। अंधेर नगरी रंगमंचता की दृष्टि से सफल नाटक है। आइए योग्यता विस्तार देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में बनारस में हुआ था। महज 35 वर्ष की आयु में भारतेंदु का निधन हो गया। उनका रचना संसार आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत है। वे हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रवर्तक हैं। देशभक्ति से संपन्न उनकी रचनाओं में अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विरोध तो है ही, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंडों पर भी प्रहार है। आर्थिक विषमता, स्वाधीनता तथा हिंदी भाषा पर उनके लेखन को व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हुई। उन्होंने नारी शिक्षा और स्वाभिमान को भी अपने साहित्य संसार का हिस्सा बनाया। बाला बोधिनी का संपादन इसका प्रमाण है। इसके अलावा उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम की पत्रिकाओं का संपादन किया। उनके मौलिक नाटक हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विषय विषमोषधम, भारत दूरदर्शा, नील देवी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप। उनके अनुदित नाटक हैं विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र आदि। उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचनाएं की। भारतेंदु नई चेतना के प्रतीक साहित्यकार के रूप में याद किए जाते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने साहित्य को मनोरंजन के कटघरे से निकाल कर सामाजिक चेतना से जोड़ा। भारतेंदु से पहले जो नाटक लिखे जाते थे उनका देश की गुलामी और सामाजिक समस्याओं से कोई सरोकार न था, लेकिन भारतेंदु के नाटक इन समस्याओं को उठाकर जनता की चेतना को जागृत करते हैं। तो इस प्रकार से यह पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर के वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो से पढ़ सकें और वह कुछ सीख सकें। हमारे चैनल में 2000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं और आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके लाइन से पढ़ सकते हैं। अपना साथ बनाए रखिए, जीवन में कामयाब बनिए।
पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।